बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी प्रोग्राम में ना सिर्फ मुकर्रिर बोल के आए तो ज़रा ठीक रहता है ना। यहाँ तो राइटर भी हम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, ये सारे रोल मैंने 2 महीने से निभा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे लर्जिशों को माफ़ करके चलें। मुझे पता नहीं क्यों मेरी सबसे ज़्यादा दुश्मनी आजकल एक शख्स से हो रही है और उसका नाम है लॉर्ड मैकेले। बार बार मेरे सामने विलन बन के आता है और क्या करूँ, ये सारे के सारे सब्जेक्ट को मैं उसी को विलन पाता हूँ। अब मेरा देखो सब्जेक्ट है लाइफ मैनेजमेंट। आपको सारे मैनेजमेंट्स पर आएगा। आपने होटल मैनेजमेंट पढ़ा, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ा, दुनिया के मैनेजमेंट पढ़ ली, लेकिन मुझे अब तक तो पूरे एकेडमिक्स में लाइफ मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट कहीं नज़र नहीं आया। आपको आया? नहीं आया। हमको सब सिखाया गया लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाई गई। इतनी बड़ी ज़िंदगी और बगैर सिखाए कि हम कैसे चल सकते हैं, लेकिन हम चल रहे हैं और हम बड़े खुश हैं कि हम बहुत अच्छे से सफलता से चल रहे हैं। देखो ये सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से भारत ये बीमारी का हब बनते जा रहा है और इतने सारे बीमार आपको पूरे दुनिया में शायद कहीं मिलेंगे क्योंकि हम लाइफ स्टाइल में फेल्यूर हो चुके। फिर मैं एक बार आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखूँगा। भारत में 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 12 करोड़ डायबिटिक्स हैं और 13 करोड़ प्री डायबिटिक्स, मतलब पूरे मिला के 25 करोड़ तो सिर्फ डायबिटिक्स के पेशेंट हो गए। डॉक्टर लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि उनका धंधा, फार्मासिस्ट के लिए भी, मोइन साहब के लिए भी, कि आने वाले 5-50 साल तो उनको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना फ्लोरिशिंग इनका बिजनेस रहेगा। एब्डोमिनल ओबिसिटी के 40% लोग भारत में पाए जाते, पेट बाहर आने के। उनको ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि दुनिया में बहुत सारे आंदोलन तो हो रहे हैं लेकिन अब अपना शरीर भी आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसका इल्म नहीं हो रहा, किधर किधर से बाहर निकल रहा है। औरतों में ये ओबेसिटी की तादाद 50% है। आप अगर फॉरेन में जाएंगे ना तो आपको पीछे से समझ में नहीं आएगा कि औरत की या आदमी की उम्र कितनी है। 21 करोड़ लोग भारत में हाइपरटेंशन के शिकार हैं। मैं बहुत खोज के आंकड़े आपके लिए लाया हूँ, आप डरिए मत, अभी और आगे बाकी है। 31 करोड़ लोग हाई बीपी के शिकार हैं। 27% जो डेथ हो रही है उसका कारण कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, यानी हार्ट के। अब हार्ट ज़्यादा काम नहीं कर रहा। 60% इजाफा हुआ है सीवीडी के तादाद में। रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 7 करोड़ लोग कॉमन या सीवियर मेंटली डिसऑर्डर का शिकार है। इस पे ध्यान रखिए आप, आगे बहुत काम आएंगे। मैं पिछले बार बोलना भूल गया कि भारत में डिसऑर्डर की तादाद इतनी ज़्यादा है कि पॉलिटिशियंस ने इसको बहुत अच्छे से अहाता कर लिया है और बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है, वो तो बस उसको डायरेक्शन दे रहे हैं बस। आपको क्या लगता है कि वो जो थाली वाली का जो चक्कर था वो कोरोना के वास्ते किया गया था? कोई लॉजिक आपको लग रहा है ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था। वो भारत में बेवकूफ़ लोगों की तादाद गिन रहे थे और आप सही मानो सही, क्योंकि अगर छोड़ नहीं दिया, पुलिस उस पर वॉच कर रही थी और दूसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट किया और दूसरे दिन 10 बजे जब पीएम साहब के सामने जब रिपोर्ट जाती है आईबी की, तो उनको इत्मीनान दिलाया गया बड़े खासी तादाद में रहते हैं भारत में। 6-7 करोड़ तो यहाँ बताए गए, लेकिन उनके पास बड़ा ज़्यादा आंकड़ा है। 20% लोग एक्सप्रेसिंग मेंटल इलनेस, 4 करोड़ लोग एंजाइटी का शिकार हैं, 5 करोड़ लोग डिप्रेशन से बीमार हैं। इसके चलते भारत में इस साल कीमती ज़िंदगी से तंग आकर 2,60,000 लोगों ने खुदकुशी कर ली। इन सब दुश्वारियों के चलते हम सुपर पावर तो क्या, अभी सिर्फ पावर ही रहे तो काफ़ी है। अभी तो मैंने इसमें
मोबाइल से होने वाली बीमारियों का जिक्र नहीं किया। शायद हो सकता है कि इसके जो मोबाइल के जो असरात है उसके वजह से आने वाले दिनों में भारत एक कैंसर का भी एक बहुत बड़ा हब हो सकता है, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया। आज तक आपने लाइफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट सीखा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत शानदार लगेगा। तो फेल्यूर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट के ये हमारी सारी बीमारियां थी। ये साइंटिफिक दौर जिसमें जीना, जिंदगियां आसान हो गई, कितनी आसान हो गई। देखिए, हमारे वक्त एक पोस्ट में ख़त लिखते थे तो 4-5 दिन जाता था, वो तार भी जाता था तो 10वां भी हो जाता था। लेकिन अब इमीडिएट अपनी बात हो रही है। यहाँ से सुबह बैठे कि आप शाम में कहीं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ लंच कर रहे हैं, शाम में तीसरे कंट्री में डिनर कर रहे हैं। तो जिंदगियाँ बहुत आसान हो गई, लेकिन अफसोस कि जीना बहुत मुश्किल हो गया। ये हमारे साथ मसला है। अल्लाह ताला ने दी हुई हमको सबसे बड़ी नियामत ज़िंदगी, जिसको हम ठीक से संभाल न पाए, हमको समझ भी नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो और इस नियामत की कदर नहीं करने की वजह से हम इस सारी बीमारियों में मुब्तला हो गए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वरा तुखसिरुल मीज़ान। कुरान की एक छोटी सी आयत भी बहुत काफ़ी होती है कि हमने इस दुनिया को बैलेंस पे कायम किया, और जो बैलेंस में नहीं रहेगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा। यहाँ की हर चीज़ बैलेंस पे कायम है। हर चीज़ को नपे तुले अंदाज में किया गया। हर चीज़ पूरे आप कायनात देख लीजिए, एक डिसिप्लिन पे कायम है। और जो आदमी डिसिप्लिन पे कायम नहीं रहेगा वो ज़िंदगी में फेल होगा। मैं सबसे पहली चीज़ नेचर की ये बताता हूँ कि जो अपने आप को नेचर से अलाइन करेगा वही कामयाब होगा। नेचर से विद्रोह करना अपने आप को खसारे में डालना है नेचर से। अब नेचर क्या है? नेचर का मतलब ये है कि आप सुबह जल्दी से उठ गए, सूरज आ जाता है, सारे के सारे साइंसेस, मैंने नहीं कहा, सारे के सारे साइंसेस, सारे के सारे वेद, सारे के सारे धर्म की ये तालीम है कि तुम नेचर के साथ चलो। नेचर की तालीम ही होती है। तो सुबह सवेरे आप पहले अपने आप को उठेंगे। सुबह का वक्त क्या होता है? दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम, दिन का सबसे बेहतरीन टाइम। कितना एनर्जेटिक, कितना फ्रेश, कितना प्रोडक्टिव और कितना पोटेंशियल वाला वक्त होता है। इसमें बेशुमार कुव्वतें होती हैं। आप पाएंगे कि बेशुमार किताबें हैं जो मॉर्निंग के 5 बजे उठने पे, 6 बजे उठने पे लिखी गई। मैंने दोपहर के फजीलतों पे और शाम के फजीलतों पे कोई किताब नहीं सुनी। और रिसर्चर्स कहते हैं, और उसको आप आजमा के देख लीजिए, अ आवर इन द मॉर्निंग, अथर साहब, अ आवर इन द मॉर्निंग इज इक्वल टू 4 आवर्स इन अ डे। मतलब सुबह का 1 घंटा दिन के 4 घंटे के बराबर। जो सुबह 4 घंटे काम करते वो दिन में 16 घंटे काम कर ले। कितना आगे चला गया हो। इस दुनिया में मैंने जितने भी लोगों को पढ़ा, और मैं हमेशा पढ़ता हूँ एनालिसिस के तौर पे कि इनकी कॉमन सिफत क्या है। बीच में इंडिया टुडे ने भारत के 100 सक्सेसफुल लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। मैं सब में ढूंढा कि इसमें कॉमन क्या है, तो मुझे 2 चीज़ें उसमें कॉमन मिली। एक ये कि वो सुबह जल्दी उठने वाले थे, और दूसरा वो खूब पढ़ने वाले थे। दे वर वेरी गुड रीडर्स। ये 2 क्वालिटी मैंने तमाम सक्सेसफुल लोगों में, चाहे किसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हो, सबसे पाई। जिसे सुबह का वक्त नसीब हुआ ना, उसको फिर वक्त की कोई कमी नहीं पड़ी। सुबह का वक्त एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा टाइम, और उससे बेहतरीन कोई वक्त आपको नहीं मिला। जो सुबह सो गया वो खो गया, फिर वो दिन भर परेशान रहा कि उसको वक्त ही नहीं मिलता। अब देखो लोग कितने कहते हैं मुझे टाइम नहीं, और कुछ काम भी नहीं करते। दुनिया के कामयाब लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दुनिया के कामयाब लोग सुबह सवेरे जो कुछ लूट लेके जाते हैं ना, बाकी दुनिया उनका बचे हुआ जमा करते फिरती है। 80% दुनिया वो सुबह सब लेके चले जाते हैं। अब इस्लाम ने इसके बारे में क्या किया? इस्लाम ने फ़र्ज़ किया अजान, नमाज को। फजर की नमाज कब होती है? सूरज निकलने से घंटा भर पहले। तो आपको लाजमन उठना है तो फ्रेश भी होना है। तो आप कितने पहले उठ गए? एक तो आप सूरज को जगाओ या आप सूरज आपको जगाएंगा। आप सूरज को जगाओगे तो कामयाब हो जाएंगे, सूरज आपको जगाएगा तो फिर सूरज अपना हिसाब करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, सुबह का वक्त सोया ना कर।
अभी बहुत सारे लोग कहेंगे, और हमारे आप नहीं हमारे पास एक सिस्टम शुरू हो गई कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते और सो जाते हैं लोग 11 बजे। ये कौन सा लॉजिक और कौन सा साइंस है? इस्लाम का दिन शुरू कब होता है? इस्लाम तो प्राकृतिक दिन है ना, तो सूरज के साथ शुरू होता है और सूरज पे गुरूब होता है, दैट्स डे फाइनल। अब इसके बाद ये नया कौन सा दिन आया कि जो बरकत वाला वक्त होता है, जो एनर्जी का वक्त होता है, जो पोटेंशियल का वक्त होता है, जो सबसे कीमती वक्त होता है, उस वक्त हम सो गए। बाद में क्या ढूंढते बैठे और क्या मिला? अब हमारे एक सरकारी लोग कहते हैं हम क्या करेंगे उठ के 10 बजे तक, क्या करेंगे क्या करेंगे? तो तुम ऐसा कौन सा, अब इतने सारे लोग बैठे, मुझे हाथ उठा करके बताइए कि इसमें से कितने लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं, कितने लोग अपनी हॉबी परस्यू करते हैं रोज 1 घंटा? ये सब क्रीम लोग बैठे हैं। कितने लोग अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे 1 से 2 घंटे देते हैं? और कितने लोग बैठे हैं जो सही मानों में अपनी जिंदगी को अपने दिल पे हाथ रख के कि एंजॉय कर रहे हैं? ये इस वजह से है कि हम सुबह का वक्त का सबसे कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं शेरशाह सूरी को आपके सामने कोट करूंगा। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कहा नवाब बहुत सोते थे, भारत के राष्ट्र जो भारत में मुगल थे, राजे थे। मैंने कहा बादशाह करना गोटा खेलने का काम नहीं होता, एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता। मैं आपके सामने सिर्फ शेरशाह सूरी की मिसाल रखता हूँ। अभी तक भी मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि भारत आज़ाद ही नहीं हुआ, कब की नवाबों की हुकूमत है, जबकि वो भी नहीं सोते थे सुबह, तो हम कहाँ से सोने लगे? ये शेरशाह सूरी जो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन का आर्किटेक्ट है, जिसने भारत को ऑर्गेनाइज किया, जिसने भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कायम किया, भारत में जुडिशरी सिस्टम कायम किया, जिसने शेर सारा इरिगेशन सिस्टम कायम किया भारत में, ये शेरशाह सूरी को सिर्फ 5 साल मिले। अब उनका शेड्यूल बोलो, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि आप आधी रात में उठते थे, आधी रात में तहज्जुद की नमाज जिक्र करके अलग अलग डिपार्टमेंट का ऑडिट रात में 4 बजे होता था। अगले दिन की प्लानिंग करते थे, ऑर्डिनेंस निकालते थे। कब? फजर की नमाज के पहले, यानी सूरज निकलने के 1 घंटा पहले। नमाज फजर के बाद बाजमात नमाज पढ़ते, इसके बाद हुकूमत के ओहदेदारों से, मिनिस्टर्स से, ज़िम्मेदारों से मिलते सुबह ही 6 बजे। उसके बाद लोगों की ज़रूरत मालूम करते और उन्हें पूरा करते, फिर लोगों के मुकदमा सुनते और उस पर फैसले सादर करते। उसके बाद फ़ौज और मिलिट्री के इंस्पेक्शन करते, फ़ौज में भर्ती होने वाले के बसाते, खुद इंटरव्यू करते, हर रोज़ इनकम और ख़र्च का जायज़ा लेते। उसके बाद गेस्ट से, डिग्नेटरी से, ओहदेदार और असरदार लोगों से मिलते, उनके मसाइल सुनते, उसके ऊपर हल निकालते। दोपहर का खाना आलिम, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते, आलिम दीन के साथ जो बहुत उलमा लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, उनके साथ खाना खाते। क्यों खाना खाते? ताकि बात करते वक्त उनको और कुछ हासिल हो जाए। उसके बाद खैलुल्लाह करते, यानी नैप करते। ये सिर्फ असर तक का शेड्यूल है और 1 दिन का शेड्यूल है। तो सुबह उठने के मैं 2 नुस्खे आपको बताता हूँ। आप बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, 5 बजे बोल दिए, कल से 5 बजे उठना शुरू कर दिए। तो जो सुबह का वक्त होता है आप उसमें क्या करेंगे? सरकारी लोग सुबह के वक्त जो काम दोपहर में नहीं करते वो सब सुबह हो जाएंगे। आपका एक्सरसाइज होगा, आपकी इंप्रूवमेंट का सेशन होगा, आपकी हॉबी परस्यू होंगी, जो कुछ करना है सब कर लीजिए, तो सारा काम सुबह हो जाएगा, बाकी दिन तो पूरा खाली है। असल में दिन बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है करने वालों के लिए, उसको कोई कमी नहीं होती वक्त की। जो लोग दिन को कम समझते हैं वो दिन का छोटा नहीं होता, उनके पास नियोजन नहीं होता। तो सुबह उठने के 2 नुस्खे सिर्फ, एक ये कि रात में जल्दी खाना खाइए और कम खाना खाइए। ज़्यादा खाएंगे तो नींद जल्दी से नहीं खुलेंगी और लेट खाएंगे तो फिर बिल्कुल ही नहीं खुलेंगी। 2 ही तरीके। दूसरी बात, हमने जाके बोल दिया 5 बजे उठने के फजीलतें आपने कल जाके शुरू नहीं करना, क्योंकि तीसरे चौथे दिन फिर आप सो जाएंगे। इससे लिए बेहतर तरीका ये है कि आप रोज़ 15-15 मिनट पीछे आइए। ऐसा मत कीजिए जाते ही अपना शुरू कर दीजिए। रोज़ तो आप 7 बजे उठते, 6:45 बजे उठिए, तो 15 मिनट ये टाइम कम कर लीजिए और 15 मिनट सोने का टाइम कम कर लीजिए। दोनों टाइम अगर कम करेंगे तो 2-4 महीने में आप उसके आदी हो जाएंगे, है ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रूटीन में आएंगी। फिर ऐसा होता है कि दोपहर में आप सुबह का जो वक्त होता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरज ऊपर चढ़ता है तो एनर्जी लेवल कम होते जाती है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप खुद इसका जायज़ा लीजिए, इसको कोई बाहरी फॉरेंसिक लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आपके तौर पर जायज़ा ले सकते हैं।
तो जैसा जैसा सूरज चढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल कम होती है और दोपहर में तो पूरी कम हो जाती है। इसलिए दूसरी अजान पुकारी जाती है, भाई थक गए आप। देखो इस्लामी शेड्यूल क्या है, इस्लामी शेड्यूल अल्लाह ताला फरमाते हैं रात आराम के लिए दी गई, जैसा सुबह उठे क्या करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, मतलब काम धंधे लग जाओ, और फिर दोपहर तक जाते जाते आपकी एनर्जी पूरी के पूरी ख़त्म होती है, दूसरी अजान होती है। ये सारे अलार्म हैं, अजान का मतलब अलार्म है, पूरे दिन को किस तरह से अल्लाह ने सेट कर दिया। देखो फिर आप आते खाते थोड़ा सा नैप करते, नैप का मतलब कैलुल्ला करते हैं, तो होता है 15-20 मिनट आधा घंटा, नहीं तो सो गए तो सो गए, 2-3 घंटे सो गए, फिर तो अलार्म की भी सुननी नहीं, फिर रात में नींद नहीं, वो कैलुल्ला नहीं है। कैलुल्ला का मतलब है थोड़ी देर के नैप। उसके बाद फिर शाम का वक्त होता है, और आप वक्त पे भी ध्यान दीजिए। आप दोपहर का वक्त देखेंगे सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं पर भी लोग मौजूद होते, काम कुछ नहीं करते, क्योंकि काम हो ही नहीं सकता दोपहर में। आप गौर करें, वो लाख चाह के भी काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये फितरत है, अल्लाह ने बनाई हुई है, आपके मेरे हाथ में नहीं है। आपको अगर रात में जागना है तो आप जाग नहीं सकते जब तक कि आप कुछ चीज़ें ले ना ले, चाय लेने, सिगरेट नहीं, और क्या क्या चीज़ें लगती लोगों को, उसके बगैर जाग भी नहीं सकते आप, क्योंकि आपको कुदरत से विद्रोह करना पड़ता है। और इसलिए सारे दुनिया के सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऑफिस का टाइम भी यही होता है। कौन सा? सुबह 7 बजे से 8 बजे से ऑफिस खुलते हैं, 2-3 बजे तक पूरे दुनिया में ख़त्म हो जाते। मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा, यार ये क्या बात है, 10 से 5 ये भारत में ऐसा कैसा टाइम है? तो उन्होंने मुझे बहुत पते की बात बताई, फिर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका। तो उन्होंने कहा कि भारत में जहाँ जहाँ भी अंग्रेज़ थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 से 5 का टाइम रखा। क्यों? कि ये भारत के लोगों को पूरे तरह से ऑक्यूपाई करके रख दो, इनको सोचने समझने का और कुछ करने का मौका ही मत दो। 10 बजे तक सुबह कुछ नहीं कर सकता, 5 बजे के बाद फिर कुछ एनर्जी नहीं रहती, ये कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये सारे के सारे एक, तो ये सारी तरफ 10 से 5 का टाइम है। उसके बाद हमको ख्याल ही नहीं आया इसको बदलने का, है ना। तो ना सुबह का टाइम काम का, आप तो 6 बजे तक कर दिए टाइम, आके क्या करेंगे वो, पूरी एनर्जी सक हो गई उसकी, अब आके क्या करेंगे वो। हम जब दोपहर तक काम करते, थोड़ा सा नैप लेते हो तो फिर फ्रेश हो जाते, फिर ऐसा लगता है जैसा दूसरा दिन निकला। और अगर आप सुबह से शाम तक काम करते तो आप देखेंगे कि आप काम तो करते हैं लेकिन प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते, आहिस्ता 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 शाम तक बस काम ही करते रहते, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। जैसे गन्ने के मशीन में गन्ना डाले 1 बार 2 बार, थोड़ा रस निकालता, बाद में क्या होता, वो डालते रहता और रस वस कुछ नहीं आता, मीटर जलते रहता। तो वैसा हमारा दिन भर का काम होते रहता। उसके बाद शाम होती है, फिर एक अजान होती है। अब देखो कितना अच्छा मौसम हो गया, शाम का मौसम हो गया। कई शाम के वक्त में आप सोच के देखिए, कभी आपको ऐसा कंसंट्रेशन का काम करना मालूम हुआ, या हो सकता है? होता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो माहौल ही वैसा होता है जिसमें सारे लोग खेल कूद तफरी ये सारी चीज़ें करते। होगा? फिर वो आधा पौन घंटा जितना टाइम देने का अल्लाह ने उतना दिया, फिर जब मगरिब होती है तो फिर अजान होती है, बस घर को आ जाओ, बस हो गया काम, बहुत हो गए, आप घर को आ जाओ। तो सारे दुनिया के मखलूक घर को आ जाते हैं, हम नहीं आते सिर्फ, बाकी जितने भी चीर चरिंदे परिंदे सारे आते, तुम्हारे शेर भाई भी आ जाते, वो भी गुफा में आ जाते। कोई शेर रात में घूमता हुआ नज़र नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, सब छुट्टी पे रहते है ना। लेकिन एक इंसान ही जागते रहता हो, और एक सिर्फ परिंदा जागता है, उसको हम क्या कहते हैं वो भी पता है आपको। सिर्फ एक जागता है जिसकी मिसाल बन जाती है कि ये कौन आदमी, कौन है परिंदा। तो वो जो जागने वाला है वो सारे परिंदों में मशहूर है कि वो कौन है, बोलने की ज़रूरत नहीं ना। तो शाम का वक्त होता है, शाम में फिर घर की तरफ आ जाओ, फिर अपने घर का दार का ज़रा सब देखो, किधर फिर रहे हो, कुत्ते मारते इधर उधर, तुम्हारा काम दिन में तो हो गया। और आप यूरोप में देखेंगे, आप सब कंट्रीज़ में देखेंगे, असर के बाद यानी 5 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाती है, अंधेरा होने तक सारे मार्केट्स बंद हो जाते हैं, लोग बाहर नहीं निकलते। कमाल हो गई, हम किसकी तकलीफ कर रहे हैं हमको मालूम है। जाके बहुत ज़माना हो गया, उन्होंने हमारे पास जो चीज़ें छोड़ गए ना हमको काम को लगाने की, हम उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। वो लोग घर के बाहर नहीं निकलते, वो जल्दी स्वास्थ्य सोते कि उनको दूसरे दिन जल्दी उठना है। हम उनको तरीका फॉलो कर रहे हैं, रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह भी देर तक सो रहे हैं, क्योंकि हमको ये लग रहा है ज़िंदगी में कि हम सिर्फ काम करने को पैदा हुए। मेरा ऑफिस का टाइम 10 बजे, तो मैं उठ के क्या करूँगा, 9:30 बजे उठूँगा ना,
तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं, वो कितनी मेंटेलिटी गुलामी की देखो, कि मैं सिर्फ काम के लिए पैदा हुआ, काम करूंगा, थक के आ गया, घर में मैं कुछ देखूंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं, बच्चों को पढ़ाने का नहीं, संस्कार कुछ नहीं करूंगा, शाम में अपना ये सब काम वो टीचर ने करना, मौलाना ने करना, किसने करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ काम करूंगा। तो कौन है काम करने वाले? इस तरह से हमारा दिन पूरा जाता है। देखो दोस्तों, जब तक हम नेचर से अलाइन नहीं करेंगे, हम कोई कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। मैं किसी मज़हब की बात नहीं कर रहा, आप ये सारी चीज़ों पे गौर करो। आप अगर उसके साथ चलेंगे, यानी आपका अगर तफरी का वक्त 5 बजे होगा, आप बिल्कुल भरपूर तफरी करेंगे। आप अगर शाम में जल्दी सोएंगे, शाम में डॉक्टर्स बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप मुझे बोलो कि प्राइम टाइम कौन सा है सोने का? आप प्राइम टाइम शाम में सोने में जल्दी का है, क्योंकि तहज्जुद को जब आप उठ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी नींद पूरी हो चुकी। आपको सोना है तो सोइए, नहीं सोना है तो आप जाग भी सकते हैं और भरपूर तरीके से जाग सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद दूसरा, पहला रूल बताया ना कि नेचर से अलाइन होंगे तो जिंदगियां कामयाब होंगी। दूसरा रूल है कि अपने, हो सके तो अपने वक्त को आप स्पेस में डिवाइड कीजिए, यानी काम का वक्त, फैमिली का वक्त तो फैमिली का वक्त, आपका वक्त, आपके सोशल का, दोस्तों का वक्त तो उनका वक्त। हो ये रहा है कि हमने सारी दुकानें एक साथ चालू करके रख दी, काम भी कर रहे, फिर वो दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, फिर उसके घर में शादी, उसके क्या मसले चढ़ रहे। कैसे कर सकते हैं हम एक साथ इतने सारे काम? इंसानी ब्रेन एक साथ इतने काम ऑपरेट नहीं कर सकता। इंसानी ब्रेन का सबसे सही इस्तेमाल ये है कि उसको एक वक्त पे एक ही काम दो। मैं सही कह रहा हूँ ना? इतने सारी दुकानें सुबह से शाम तक खोली और इतने परेशान है कि पूछिए मत। तो जब तक हम टाइम को स्पेस में डिवाइड नहीं करेंगे, काम कर रहे हैं तो उसको पूरा दिल लगा के काम करो, उसको घर को मत ले करो। आपको घर को लोग क्यों फ़ोन कर रहे हैं मालूम है? आपने ऑफिस में काम नहीं किया, आप ऑफिस में पूरा काम कर दो साहब, आपको कोई घर पे फ़ोन नहीं करेगा। फिर मैं कहता हूँ कि बाहर कंट्रीज़ में ऑफिस के बाद घर को फ़ोन करना मना है, गुनाह है, आप फ़ोन नहीं कर सकते किसी को। और आप क्यों दुकान खोल के बैठे, क्यों कर रहे हैं आप उसका फ़ोन का दुकान? तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको फ़ोन करें। तो जब आप ये काम के वक्त काम करेंगे, बाकी का काम अपने फैमिली के साथ बैठे, फिर वहाँ बातें चल रही है उसके इतने पैसे आने की, और क्यों बाबा क्या कर रही है, हमारे साथ बैठेगा, वो मौजूद तो है पर मौजूद नहीं है यहाँ पर हमारे साथ। तो अगर बैठे बाप बच्चों के साथ तो बच्चों के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बैठे तो दोस्तों के साथ बैठे। तीसरी चीज़ बहुत अहम ये है कि हमें कामयाब ज़िंदगी वो है जिसमें आपको आपके लिए 25% वक्त हो। मैं तो ज़िंदगी को सीधा सिंपल इस तरीके से डिवाइड करता हूँ कि हर दिन ऐसा गुजरे जैसा हम ज़िंदगी का आखिरी दिन गुजार रहे हैं। वो कैसा होगा कि हम 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक मैं काम 25% करूँगा, 25% घर वालों का, 25% सोशल करो और 25% में अपने लिए। क्या आप अपने लिए जीते हैं? क्या वक्त है आपके पास, किसी के पास एक्सरसाइज करने का 1 घंटा? जो शरीर हमको लिए चल रहा है और उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। खाना कितना खा रहे हैं, कितने कैलोरीज हो रहे हैं, और बैठे घर में 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, आपने 3.5 खा लिया, 2 रोज़ दावतें चढ़ रही है। मेरा एक दोस्त था, अच्छा बिच्चा था, मैंने बोला भाई यार तो बाईपास क्यों हो गया? बोले एक बार गया अरशद, बोले मैं, और बोले आधा किलो गोश्त में 1 किलो तेल डाल दिया, बोले ऐसा महीना भर खा लिया। मैंने गुड, 1 महीने में बाईपास हो गया। तो आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं और कितनी जला रहे हैं, कोई हिसाब ही नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना, ट्रांसफार्मर आउट, फ्यूज ऑफ हो गया, कोई सोचने का कारण ही नहीं बाकी, क्या हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। तो हम 1 घंटा भी अपने पास वक्त नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं, मेरे पास एक्सरसाइज को वक्त नहीं। लेकिन जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे ना बीमारी हो बात, आपको 1 घंटा चलना पड़ेगा, तो फिर लाजमन जाएंगे, चलेंगे। लेकिन उसके पहले नहीं चलेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे पास उसकी अहमियत नहीं है। मैं आपको कहूँ, क्या आप जो बाइडेन से ज़्यादा मसरूफ़ है? क्या आप पुतिन से भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं? आप वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा मसरूफ़ है क्या? ये सारे लोग दिन में से 1 घंटा कंपल्सरी एक्सरसाइज करते हैं। आप देखें इनके शरीर कितने परफेक्ट है। मैं उनके विचारों से मतभेद रख सकता हूँ, लेकिन क्या आप उनके फिजिक्स से मतभेद रख सकते हैं? आपने क्लिंटन को देखा, बिल क्लिंटन को देखा, आपने ओबामा को देखा,
तो आप इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, अमेरिका के प्रेसिडेंट से ज़्यादा और चाइना के प्रेसिडेंट से ज़्यादा, कि आपके पास 1 घंटा भी वक्त नहीं बचा। इमरान खान अभी जेल में है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, बहुत छोटी सी कमरा है और कुछ भी नहीं है वहाँ पर। उन्होंने क्या चीज़ डिमांड करना, उन्होंने एक चीज़ डिमांड की सातपुते साहब, उन्होंने कहा कि मुझे एक्सरसाइज का सामान ला के दे दो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी वैसी कुछ। वो लोग कामयाबी का राज जानते हैं, उनको लगता है बूढ़े होंगे तो कमज़ोर होंगे, कमज़ोर होंगे तो कोई काम के नहीं रहेंगे, और कुछ काम के नहीं रहेंगे तो फिर कुछ ही काम के नहीं रहेंगे। चौथी बहुत अहम चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत गजब की बात है। पार्किंसन का एक रूल है। पार्किंसन ये कहते हैं कि आदमी को जितना वक्त मुतय्यन कर दिया जाए उतने में उसका काम हो जाता है, जितना वो अलॉट करता है मेंटली उतने में वो काम कर देता है। मिसाल के तौर पर आप अगर 15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, आपको आउट स्टेशन जाना है, आप कैसे स्पीड में, आपका ऑफिस में, आपका घर में, आपका लोगों से रवैया कैसा होगा, सोचिए कैसा होगा। आप बहुत जल्दी से अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे, आप किधर बातें नहीं, वो आए बात देखूंगा बोलेंगे, है ना, अभी ज़रा। तो आपका वो रवैया अगर रोज़ रहा तो, हाँ, हो सकता ना कि आप 15 दिन के सफ़र पे जा रहे हैं, जिस स्पीड से, जिस टेक्निक से आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब लिखा के कि मैं जाने के पहले सब सीधा करके जाऊंगा, तो अगर ये रवैया रोज़ रहा तो हम अपनी ज़िंदगी में कितने कामयाब हो सकते हैं। तो पार्किंसन ये कहते हैं कि जितना टाइम अलॉट होता है आदमी को उतनी देर में पूरे कर। अब देखिए हमारी गुफ्तगू है, बैठे चौक में बातें कर रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही, सालों से इनकी 10 साल से ख़त्म नहीं हो रही। जो समिट्स होते हैं ना इंटरनेशनल, जो बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट पे होते हैं, वो कितनी देर के होते हैं, 1 घंटे के। जब वो पूरे इंटरनेशनल इश्यूज़ को 1 घंटे में सॉल्व कर सकते हैं, हम अपने इश्यूज़ को लेके इतने लंबे क्यों बहस करते रहे, हम क्यों नहीं कर पाते भला? बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। और मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आदमी बेमकसद गुफ्तगू करे, जिसको मालूम ही नहीं क्या कर रहा, बस तेरा क्या चढ़ रहा, मेरा क्या चढ़ रहा, वो चाची का क्या चढ़ रहा, कब तक? जिसके पास सब्जेक्ट ही ना हो ऐसी बात करे, इससे ज़्यादा दुनिया का कोई अलमिया नहीं। अगली चीज़, वो आपके 25% वक्त में आप आपकी हॉबी परस्यू करेंगे। हॉबी 1 घंटा किसी सूरत में अपनी करना है। बोलेंगे ये क्या नया काम ला लिए, आप सब नए नए काम बता रहे बोलेंगे सुबह से, उसमें एक हॉबी परस्यू करने का काम। हॉबी क्या करेंगी, जो भी आपकी हॉबी रहेंगी आपको पूरा रिलैक्स करेंगी, आपको मेंटली रिलैक्स करेंगी, और आप मेंटली रिलैक्स होंगे तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। मुझे बताइए आपने इसके पहले कब आपको ऐसा जो काम लगता है वो किया होगा, आपको वक्त भी नहीं मिला, बाल बच्चे, घर, ससुराल, दादा दादी सब चल रहे हैं, लेकिन हमको अपने लिए वक्त नहीं। जब जितना हम आपको इफ़ेक्टिव वर्क करना चाहते हैं उतना ज़्यादा हम आपको जॉय में रखेंगे, इंजॉय करेंगे, तो लाइफ इंजॉय प्रोडक्टिव होंगी। आप इस तरह से बॉदरेशन में लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकेंगे। आप हो सकता है कि आप सबके सब पूरे कर ले, लेकिन आप खुशी खुशी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप थके हुए, और आपकी थकान दूर करने के लिए आपकी हॉबी बहुत काम आएंगी। अगली चीज़ ये है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बात यह है कि आप जहाँ पर भी हो, जो भी आप पढ़े लिखे होंगे, तो वो तो 10 साल 15 साल कौन से साल में आपने पढ़े होंगे, लेकिन आज किधर, आज आप कहाँ हैं, वो इल्म थोड़ी काम को आएगा। आज वो इल्म काम का नहीं रहा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो आपके पास आपको रोज़ इम्प्रूवमेंट कर, अच्छा आप वहाँ पहुँचे, जो मुझे यहाँ तक लाया वो अब इसके आगे नहीं ले जाएगा मुझे, क्योंकि वो यहाँ तक ही लाया था। अगर ले जाना तो ले जाता था ना। तो मैं जो हूँ वो मेरे आज की नॉलेज है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कुछ इससे आगे करना पड़ेगा, हट के करना पड़ेगा, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या वक्त है? और अगर मेरे पास अपने इम्प्रूवमेंट के लिए वक्त नहीं है तो फिर मैं आउटडेटेड आदमी हूँ। मैं आज के डेट में कहाँ अलाइन कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पुराना आदमी हूँ। तो मैं अपने हर इसमें मेरा अपना वक्त सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कम से कम 1 घंटा आपको चाहिए। जो कुछ कर रहे हैं आपको आपकी फील्ड में आगे जाना है, या आपको फील्ड बदलनी है, या जो कुछ करना है आप उसमें कर सकते हैं। अब ये हमारे दोस्त है मज़हर साहब, वो अभी 2 साल में रिटायर होंगे, डिप्टी इंजीनियर है। तो वो मैं क्या करूँ, मैं कहा कि भाई आपको क्वांटिटी सर्वेयर या अरब में बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है,
और कम से कम 40 लाख से 1 करोड़ तक का उसका पैकेज है। अब हमारे मजहर साहब बहुत अच्छे क्वांटिटी सर्वेयर है, लेकिन इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनके लिए आज के अपडेट सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेंगे, जिसको हार्डली 2-4 महीने का वक्त लगेगा। ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने के बाद वो कितने कीमती होंगे रिटायरमेंट के बाद, उनका 10 लाख से ज़्यादा 8 से 10 लाख रुपए उनका सैलरी होगा महीने का। तो हम अगले फ्यूचर की नज़र रखकर अपने आप को अलाइन करेंगे। मैं अगली एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ कि ये हमारे सिस्टम ने रिटायर करने का ये कौन सा फैशन निकाल दिया कि आदमी 58 साल का और रिटायर हो गया, और वो भी बोलता मैं अब कुछ काम कर नहीं रहा, बस फिर थैली वीली लेके बाजार लाता, बच्चों को संभालता, पोतरे पात्रों को, नमाज पढ़ता मस्जिद में आके। ये कौन सी, इस्लाम ने रिटायरमेंट को मना किया। इस्लाम में कोई, मौलाना मैं सही कह रहा हूँ ना, इस्लाम में कोई रिटायरमेंट नहीं मरने तक। और आपको कितना, सॉरी हाँ मैं ऐसे नहीं कहना चाहिए आपके बारे में, ऐसा कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये लोग जो ऊपर बैठे हैं ये सारे बुड्ढे 75, 80, 85 साल के, और वो तो एक राष्ट्रपति थे, वो तो गिर जाते थे बार बार, उनको उठाना पड़ता था। और इनको रिटायरमेंट की एज नहीं, और हमको क्यों रिटायरमेंट की जाती। हमको कभी सोच आया कि ये तो जिसने कानून बनाया कि हमको 58 साल में रिटायर करने का, वो खुद रिटायर नहीं हो रहे, हमको रिटायर करके घर को बिठा दिया। और हमको भी लगता अब हम क्या हो गए, काम से गए, अभी कुछ काम के नहीं थे। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है 35-40 साल हो गया मैं बुढ़ा हो गया, बाल वील सफ़ेद करके घूम रहे हैं, मेरा तो अब क्या हो गया। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में ना बहुत अच्छा पढ़ा था, मैं आपको उसमें आर्टिकल आया था, लाइफ बिगिंस एट 40। मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाइफ बिगिंस एट 40। जवानी 40 साल में शुरू होती है, तो अगर आप 50 के हैं तो आप 10 ही साल के हो गए ना, वैसी उम्र है ना। और तो आदमी बूढ़ा नहीं होता, आदमी हौसले बूढ़े होते, आदमी बूढ़ा नहीं होता। उसके अगर बड़े हौसले मोइन डॉन साहब के जैसे अभी लग रहे कि आपको 70 साल के, नहीं लग रहे ना, तो वो इतने दूर आ गए चलते। तो जो आदमी जवान है और उसके पास हौसले नहीं है, तो उससे ज़्यादा बूढ़ा कौन है। तो ये चीज़ का ख्याल रखिए कि ये सारी चीज़ें हमारे जहनों पर एक तरीके से बिठाई गई है, जिससे हमको अभी निकलना। ये आज़ादी का सेशन है अपना, हम एक नई नई चीज़ें सीख रहे। मैं एक और चीज़ आपके ऐड करता चलूँ, आप इसको सीक्वेंस में ले रहे हैं ना बराबर। और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये बात से कि भारत के तमाम लोग उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं। मुझे कोई जीता हुआ नज़र ही नहीं आता। एक्सेप्शनल कैन नॉट बी एग्जाम्पल। आप अगर एक्सेप्शन होंगे तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ। बात यह है कि जब शादी होती है, औरत आदमी को वेवलेंथ मैच करते करते ही कुछ दिन लग जाते जब तक बच्चा हो जाता। अब बच्चा होने के बाद उसकी सारी फिक्रें बच्चों के लिए, रात दिन बच्चों के लिए। अब तो नया सिस्टम निकल गया, 3 साल में स्कूल में डालना है, और वो भी स्कूल बड़ी भारी स्कूल, फिर वो स्कूल के चक्कर, वो उसको छोड़ना। और ताज्जुब में है कि वो 3 साल के बच्चे के एग्ज़ाम के लिए माँ बाप 2 महीने से परेशान है कि जा रहे नहीं आ रहे नहीं, बोले वो बच्चे के एग्ज़ाम है। वो 3 साल से बच्चे के इम्तिहान शुरू हुए, बच्चा पढ़ते गया, माँ बाप उससे ज़्यादा परेशान होते गए, चाय से केटली ज़्यादा परेशान थी, और उनको कोई ध्यान ही नहीं बच्चे का। बस बच्चे पढ़ रहे, बच्चे का ट्यूशन, बच्चे को लाना, बच्चे को लेके जाना, बाकी उसके सामने दुनिया का कोई नज़रिया नहीं। बच्चा 10वीं के बाद हुआ तो फिर उस पर ये इंसिस्टेंस कि उनको क्या बनाना है बच्चों को, माँ बाप बच्चों को नहीं पूछा जाता। हम बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर क्या क्या बनाना चाहते हैं, उसकी तगो-दो में लग। मैंने ये देखा कि अब्बा ज़्यादा घूमते रहते कॉलेज, और वो किसको क्या रहना, बच्चा कम ही जाता है। 12वीं के बाद फिर वो लग जाता, उसकी अलग फिक्रे, फिर उसके बाद उसके जॉब का क्या होगा, फिर वो जॉब ढूंढने में अब्बा परेशान होते, अभी भी नहीं छोड़ते, यहाँ भी नहीं छोड़ा बच्चे को। फिर उसकी बीवी कौन होंगी, फिर ये ढूंढते फिरते, 2-2 साल उसके औरत के वास्ते ढूंढते फिरते हैं। अब ये बताए वो कहाँ जी रहा है। और फिर बच्चा की शादी होने के बाद भी नहीं छोड़ते, उसके बच्चों के पीछे लगे रहते। अब ये तो अब्बा का, ये तो हमारा किस्सा हो गया। फिर वो दूसरा भी वैसा ही करता है, वो भी दूसरे के लिए जीता है, दूसरा तीसरे के लिए जीता है। अरे हम ये बोल रहे तुम कहाँ जिए अपने लिए। मैं सही कह रहा हूँ? तो कोई अपने लिए जी नहीं रहा, वो सब दूसरों के लिए जी रहे। अरे थोड़ा तो छोड़ो ना कम से कम। और आप किस लिए कमा रहे हो, आपकी ज़रूरत कितनी है। आप अगर आपकी ज़रूरत मालूम करेंगे तो आप ताज्जुब में रह जाएंगे कि आपकी कुछ ज़रूरत ही नहीं। आप यू आर वेल सेटल्ड, आपके पास घर है, दार है, गाड़ी बंगले सब कुछ है। अब आपको क्या की ज़रूरत है, बच्चे के लिए कमाना है, बच्चे के लिए कमाना है। तो फिर आपने क्या किया, बच्चों के लिए बहुत कमा के रख दिया,
फिर बच्चे को क्या करना है? बच्चे को कोई काम नहीं करना है, आपने कमाया हुआ खर्च करना है। आप आपके बच्चे को अपाहिज बना रहे हैं। टू बी वेरी सॉरी। इसलिए कि कामयाबी और संघर्ष साथ चलते हैं। जो बच्चा संघर्ष नहीं जानता, भूल जाइए उसको कामयाबी मिलेगी, भूल जाइए, आप यकीन मानिए। आपने 7 पुश्तों का कमा लिया, आपने 7 पुश्तें अपाहिज बना के छोड़ दी कि उनको अब काम की ज़रूरत ही नहीं बाकी, और जिसके पास ज़रूरत नहीं रही वो क्यों स्ट्रगल करेगा। होना ये चाहिए था कि हम अपने बच्चों को तरबियत याफ्त करके मार्केट में फेंक देते कि वो अपने संघर्ष करे और अपनी अपनी ज़िंदगी चुन ले। मैं मिसाल देता हूँ, भारत में जो मुग़ल बादशाह थे, मैंने पढ़ा हूँ कि जब वो बच्चा 4-5 साल का होता था उसको भेज देते थे जंगल में, वो रेगिस्तान में, और वहाँ उसकी कड़ी ट्रेनिंग होती थी। वो सोने के चमचे से दूध पिला के बड़ा नहीं होता था। आप पढ़ लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए। वो जाकर वहाँ पर युद्ध के हुनर सीखता था, वो जाके वहाँ लॉ सीखता था, उस वक्त के कानून पे उभर कर वो धर्म की स्टडी करता था, वो सारे दुनिया की पढ़ाई करता था, और जब आता था तो वो कौम का सबसे बेहतरीन इंसान बन के आता था। आपने सुना होगा कि जिस जगह फौज अगर कामयाब नहीं होती तो बादशाह सलामत खुद जाते थे, और बादशाह सलामत का जाने का मतलब विजय होता था। उस ज़माने में इतने बड़े बड़े महाज पे जाना मामूली बात रहती थी। तो कोई आदमी एसी में रहे हुआ बैठे हुआ थोड़ी इतने धूपों में भिरते रहेगा। हम अपने बच्चों को स्ट्रगल से बाहर निकाल के, एक तो उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं और हमारी भी ज़िंदगी ख़राब। हम अपनी पूरी ज़िंदगी उसके लिए जिए। तो हमारे सरदार जी में पंजाबी में एक बहुत अच्छी कहावत है, पुत सपूत तो धन क्यों संजे, पुत सपूत तो का धन संचे, पुत कपूत तो का धन संचे। मतलब है अशोक सब्बन साहब कि अगर बेटा अच्छा है तो तुम पैसे कमाने की धन जमाने की ज़रूरत क्या है, वो खुद जमा लेगा। और पुत अगर कपूत निकला तो तुम्हारे कितने भी पैसे का 2 मिनट में सीधा कर देगा, है ना। अपनी ज़िंदगी जीना, अपनी ज़िंदगी को इतनी बड़ी नियामत है, और हम ये कर रहे हैं कि दूसरों की फ़िक्रों में ही अपनी ज़िंदगियाँ डाल रहे हैं। बस मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, आप घर पे जाके सोच लीजिए, अपने बीवी के साथ बैठ के मशवरा कर लीजिए। इसके बाद चौथी चीज़ ये है कि हम अपने आप को समझते क्या है भला, अपने आप को कितना ओवर ऑक्यूपाई करके रखा है। इतने परेशान है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर आप थोड़ा गौर करेंगे, सोचेंगे, जो तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर निकाल दिया हुआ सही सोचने का, तो लेकिन आप जब सोचेंगे ट्रांसफार्मर लाके तो आप पाएंगे कि ये मेरी परेशानी क्या है। आपकी कुछ परेशानी नहीं, और आप इतने परेशान हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप एक कागज़ पे लिख लीजिए कि मेरे क्या मसले में क्यों इतना उलझा हुआ, क्यों परेशान हूँ, तो आप पाएंगे कि वो आपके कारण नहीं, आप बिलावजह दूसरों के कारण परेशान हैं। आप ऑक्यूपाई हो गए, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, यूक्रेन में कौन घुसा, हाँ वो दिल्ली में क्या हुआ, अरे आपको क्या लेना देना उससे, आप क्या कर सकते हैं। अगर फिलिस्तीन में कोई घुसा तो आर यू द मेंबर ऑफ यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल टू डू समथिंग, क्या करेंगे आप। और वो सरकार किसकी बन रही है, अजीत पवार आ रहा है जा रहा है, तुम क्या करेंगे वहाँ, आप वोटर से क्या उधर के। लेकिन हमारा पूरा मेंटल दूसरों की तरफ, अपनी तरफ नहीं। हम दिन भर परेशान रहते हैं। और आप ये परेशानी का सबब अगर मालूम करें ना, तो आप मेरे बात आप कभी सोच लीजिए, आप ताज्जुब में रहेंगे कि इसमें से आपकी परेशानी 20% भी नहीं थी, आप परेशान थे लोगों की वजह से। तो जल्दी से जल्दी आप ये सारी चीज़ों से निजात अपने आप को दिलाइए। मैं सेकंड लास्ट चीज़ में आ रहा हूँ, वो है कि एक फजूल काम। अब ये आप सब आँख मूछ के, परसों के दिन, कौन सा दिन था, बुधवार, आप सुबह से शाम तक एक जायज़ा लीजिए और आपने काम का काम कितना किया और फजूल काम कितना किया, इस पर सोचिए। ज़रा एक मिनट दीजिए, आंख बंद करके सोचिए। आप मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आंख बंद कर लीजिए और सुबह से शाम तक आप ये मालूम कीजिए कि आपने काम का काम कितना किया और फजूल काम कितने हुए। कर लीजिए ना आंखें बंद, मैं भी थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। कुरान ये कहता है कि अनिल लगविल मुरिजुन, बहुत बड़ी आयत है, जो जन्नत में जाने वाले उसकी सिफत ये बताए कि वो कोई फजूल काम नहीं करते।
अब फजूल की क्या डेफिनेशन है भला? फजूल की डेफिनेशन है कि हर इर्रिलीवेंट, बेमतलब बेमकसद काम तुम्हारे लिए फजूल, जिसका कोई तुम्हारे से लेना देना नहीं, चाहे कितना भी बड़ा नॉलेज हो। मेरे एक दोस्त है बम्बई में, फारूक लोखंडे साहब शायद आएंगे शाम तक, वो बड़े न्यूरोलॉजिस्ट है, वो बड़े 4-5 ब्रेन खोल देते हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं उनके साथ, अगर मैंने वो ब्रेन सीख भी लिया, हाँ 2-3 साल वो मुझे सिखा भी दिया और मैं सीख भी लिया, तो आप में से कौन है जो मेरे पास अपना भेजा खोलने को आएगा? मेरा बेटा भी कहेगा अब्बा अभी अभी जवान हुआ, तुम ठीक से रहो अभी उधर। मेरे पास जब कोई आएगा नहीं तो मैं वो नॉलेज, मैंने बहुत बड़ा नॉलेज सीखा, क्या मतलब का है मुझे बताइए। तो हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, वो क्या डिस्कवरी पे क्या देख के करेंगे आप? हर वो चीज़ जो ना आपके दीन के काम की है ना दुनिया के काम की है, वो सारी इर्रिलेवेंट है, चाहे कितना भी बड़ा नॉलेज हो, इसलिए कि वो चक्कर में आप काम की काम नहीं कर रहे हो। एक मर्तबा ना हमारे हारून रशीद के दरबार में एक शख्स गया और उसने ऐसा मास्टरी हासिल की थी कि दूर से वो तागे में वो सुई में दूर पकड़ के ऐसा तागा फेंक के पुरा देता था। अब यहाँ तो हमको आधा घंटा नहीं मिलता सुराख कैसा पुराने का, वो इतने दूर से पुराता था। कितनी बड़ी कमाल थी नहीं? और जब अवार्ड के वास्ते ऐसा बादशाह के सामने जाके मुजाहरे करते। अब वो गया, उसने दरबार में वो दूर से सुई में फेंक के मारा, तागा बुझ गया। अरे क्या कमाल है, बोले कमाल है यार, नहीं इतनी बड़ी बात है ना, आपको छोटी चीज़ लग रही है, आप जाके घर में पुरा के देखो थोड़ी देर। तो या बाजू में रह के नहीं पुरा, या तो दूर से फेंक के मारता था। तो उसको कई सालों तक मेहनत किया था उसने इस। तो हारून रशीद ने बोला अच्छा ठीक है बहुत अच्छा काम किया, इसको 1 दिनार दे दो, बोले 1 दिनार। उसको बहुत बुरा लग गया, अरे मैंने ज़िंदगी भर प्रैक्टिस किया और मेरे को 1 दिनार, जाते जैसे कुछ ऐसा बड़बड़ा रहा था। तो हारून रशीद ने बोला इधर आओ, क्या बात है? तो बोले साहब मैंने सारी ज़िंदगी इसके लिए काम किया और आपने मुझे 1 दिनार। ये गधे को बोले 100 कोड़े मारो, इसने अल्लाह की दी हुई नियामतों को ऐसे फजूल काम में खर्च कर दिया। बोले ये कुछ दूसरा काम करता तो कितना अच्छा होता। तो कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि फजूल कामों में अपना वक्त बर्बाद करके काम के कामों के लिए हमारे पास वक्त नहीं बचा। तो अब ये करें कि अपने एक अच्छे, देखिए जो बड़े लोग होते क्या करते मालूम है क्या? 1-2 दिन ना बाहर चले जाते, मौन व्रत धारण करते। मौन व्रत नहीं धारण करते, वो अपने आप का जायज़ा लेते, एनालिसिस करते हैं और जाके एक फाइल जो है ना दिमाग में की वो सब डिलीट कर दो, तो दिमाग हल्का हो जाएगा। इतना भारी हो गया दिमाग, इतने फाइल जमा हो गए कि रैम्प हमारा बहुत स्लो हो गया, समझने के काम कर नहीं रहा। तो हम ये रैम को बढ़ाने के लिए एक ढूंढ के फाइल जो इर्रिलेवेंट है उसको हम पहले डिलीट करेंगे इंशाल्लाह। मैं सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ ना, आखिर में लाऊंगा मैं। आप इतने सारे फाइल डिलीट करके इतना इफेक्टिव करके करना क्या चाहते हैं आप? तो सब फ्री कर दिया हमको, ना ये काम करना है ना वो करना है, तो फिर करने का क्या है? आता हूँ, रुकिए ज़रा। एक नई ट्रेंड शुरू हुई मिनिमलाइजेशन की सर, नई कंसेप्ट आई और बहुत चल रही है। वो ये है कि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी नहीं रखेंगे। बड़े बड़े लोग भी किराए के घर में रह रहे, इसमें मेरा नुकसान है, आप बाहर मत बोलिए कि इसको लोग घर नहीं बनाएंगे। तो बड़े बड़े लोग भी किराए के घर में, क्यों इतने सारे करोड़ों का घर बनाए हम किराए के घर में? वो गाड़ी भी किराए की ले रहे बड़े बड़े लोग, आप जाके सर्च कर दीजिए। तो वो कुछ काम मतलब लाइबिलिटी नहीं करनी। जब लाइबिलिटी नहीं होंगी तो फिर बहुत ज़्यादा कमाने में क्या मतलब है? जहाँ भी जाते सारी चीज़ें मिल जाती। कौन सी कार चाहिए आपको मर्सिडीज चाहिए, सारी चीज़ें किराए पे मिल जाती है, अच्छी से अच्छी होटल किराए पे मिल जाती है। तो इसके वास्ते इतना बना के क्यों रखने का सारा चीज़? तो वो अपने मिनिमलाइजेशन की कंसेप्ट की तरफ है। क्यों? क्योंकि जो आदमी जितना हल्का होता है ना उतना ऊंचा उड़ सकता है। ऊंचाई पे जाने वाले कभी ज़्यादा सामान साथ नहीं रखते, वो बहुत लिमिटेड, बहुत कैलकुलेटेड सामान अपने साथ रखते हैं। इसलिए ऊंचाई पे उड़ना है ना तो ये सारे पसारों से हमको जल्दी से जल्दी निजात हासिल करनी पड़ेगी। मैं अब सेकंड लास्ट बात पे आया। आपने एक बात पे कभी गौर किया, हम क्यों भाग रहे हैं इतना? मौलाना इरशाद हंस रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं इतना? हम जब नए नए थे नहीं तो हमको ज़रूरत थी भागनी, हमको एक स्ट्रगल था, सर्विस पानी थी, ये वो सब चीज़ें, जब भागना जायज़ था। लेकिन हमारी वो स्पीड आज भी कम नहीं हुई। हम ऐसी मिसाल देते हैं आपको थोड़ी सी, अगर वाजिब ना भी लगे तो
हमारे पास इसके सिवा दूसरी मिसाल नहीं है फिलहाल। वो ये कि आदमी कुत्ता जब पीछे लगता है तो आदमी भागता है, भागना चाहिए भी ना, काटेगा, लेकिन वो देख ही नहीं रहा कि सालों साल हो गए भाग रहा है, पीछे कुत्ता ही नहीं है। हम क्यों भाग रहे हैं? एक ज़माना था जब हमको करने की ज़रूरत थी, ज़माना ख़त्म हो गया, हम डेवलप हो गए, सेटल हो गए, फिर भी हमको कोई अभी वक्त नहीं सोचने का कि अरे ये सब कुछ अभी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सोच के देखिए कि हमको अभी कितना करने की ज़रूरत है और कितना करने की ज़रूरत नहीं, कि इसी स्पीड में भागते रहेंगे ज़िंदगी भर। गौतम बुद्ध साहब ने कहा था, आदमी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि वो ये समझता है कि उसके पास बहुत वक्त बाकी, हालांकि उसके पास कोई वक्त बाकी नहीं। इसलिए अपना एहतिसाब कर लीजिए। कामयाब लोगों का सबसे बड़ा हथियार एहतिसाब होता है। एहतिसाब का मतलब क्या है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। वो बार बार अपने हर अमल पर एहतिसाब करते रहते हैं कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, और मैं समझता नहीं कि इससे बेहतर दुनिया में कोई चीज़ होंगी कि एहतिसाब से। एहतिसाब का क्या मतलब है? मान लो एक बहुत बड़ा एम्यूनेशन फैक्ट्री है जहाँ पे बारूद बनती है, या आप समझ लीजिए वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, और ऐसा हो कि वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का जो वॉचमैन कैबिन है वही हटा दी जाए, क्या होगा? कोई चीज़ चेक नहीं करेंगे, आन दो जान दो कुछ भी हों दो। तो एक तो वो न्यूक्लियर स्टेशन को उड़ा के रख देंगे लोग, या वो न्यूक्लियर पावर जाके पूरे समाज को उड़ा के रख देंगे। वो चेक पोस्ट है। तो वैसा ही एहतिसाब हमारा चेक पोस्ट है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि अंदर क्या जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है, मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं मिला। जब तक हम एहतिसाब को अपने रोज़ का मामूल, यानी आत्मचिंतन को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को अपना मामूल नहीं बनाएंगे, हम कामयाब हो ही नहीं सकते। कितना भी प्लान बना दो, कुछ भी कर लो। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि है मानिंदे शमशीर दस्ते कदम में वो कौम। शमशीर का मतलब है तलवार, और जिसको उर्फ़ आम में पावर कहते हैं, पावर, कि जो सत्ता में होगा, जिसके पास ताकत होगी, पावर होगा। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि है मानिंदे शमशीर दस्ते कदम में वो कौम जो करती है हर लम्हा अपने अमल का हिसाब। हमारे परेशानी का सबब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी से एहतिसाब भूल गए, आत्मचिंतन भूल गए। हमको लोगों की चिंता बहुत है, अपनी चिंता बिल्कुल हम करने से रह गए। तो ये वो सारी चीज़ें थी। हम समझते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट में अगर आप ये सारी चीज़ों को, इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, आप इसको आजमा के देखिए। अगर आप इजाज़त दे तो मैं सिर्फ 5 मिनट में इसका प्रैक्टिकल में अपनी ज़िंदगी से अगर आप दे तो मैं बताना चाहता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। 6 बजे से 10 बजे तक मैं मेरा पावर प्ले का काम पूरा कर देता हूँ। मैं जो प्राइम काम है, सबसे बेहतरीन काम, वो सिर्फ 4 घंटे में पूरा करता हूँ। 10 बजे मैं अपने सारे कामों से फरागत हासिल करता हूँ। मेरे पास अभी मैं बताया होता कि मैंने अभी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट सिर्फ एक सीटिंग में, 5 बजे का टाइम था वो, और रमज़ान के दिन तो मैं और जल्दी चला जाता हूँ, 5 से 10:30 में एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट एक सीटिंग में पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो टाइम ही वैसा होता है जिसमें बहुत पोटेंशियल एनर्जी होती है और कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसके बाद मैं अपने बाकी के दीगर काम पूरे करता हूँ, और मैं इतना इत्मीनान में रहता हूँ कि मेरी कंपटीशन ही नहीं ना। जब लोग बाहर निकल रहे हैं तैयार होकर, जब तो मैं जीत के घर जा रहा हूँ, तो मेरे कौन कंपटीशन कर सकता है। 10 बजे तक मैं अपना पूरा पावर प्ले कंप्लीट करता हूँ। अगर मुझे किसी आंदोलन में जाना होता है तो मैं 1 घंटा पहले आ जाता हूँ कि वो काम के वास्ते देर नहीं करेंगे। 10-11 तक लग कर, अभी तो हमने मोबाइल बंद कर दिया ऑफिस में, हम कुछ देखते दिखाते नहीं, ना स्टाफ देखता है, और फिर पूरा काम मैं पूरी तरीके से करके 1 बजे तक मैं अपने सारे ऑफिस के काम करके जोहर के टाइम घर पे चला जाता। तो ये एक स्पेल हो गया काम का, जिसमें कोई अच्छा ख़ास बात यह है कि मेरे टेबल पे आज एक भी पेंडिंग काम नहीं है। मैं अभी छोड़ कर आया हूँ। मैं हर वक्त अपने आप को इतना फ्री रखता हूँ कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो मैं उसको ना कहूँ, क्योंकि मौत और अपॉर्चुनिटी का कोई वक्त नहीं होता। हम वक्त आदमी ने तैयार रहना चाहिए। मेरे पीछे बहुत काम है। अभी मुझे परसों फ़ोन आया कि यूरोप में तुमको फरवरी में आएंगे, मैं आऊँगा, मेरे पास वक्त है, मैं अपने आप को उसी वक्त में अलाइन कर दूंगा। होता यह है कि बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज़ हम मिस कर देते हैं। तो
मैं 1 बजे तक अपना पूरा काम कर देता हूँ। मैं किसी को इंटरटेन नहीं करता उस वक्त, सोशल वगैरह ज़्यादा मैं काम नहीं करता। फिर घर में जाके ज़ोहर से तो मगरिब तक मेरा वक्त होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले खाना खाता हूँ, कैलुल्ला करता हूँ आधा घंटा गिन के, फिर मेरे अपने रिसर्च काम होते हैं, जो मेरे जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के जो काम है मैं कंटिन्यूस पढ़ते रहता हूँ। एक साथ मेरे पास 2-3 तो चलते रहते हैं। अभी मैं LLB भी कर रहा हूँ और MPP भी कर रहा हूँ, मेरे उसके स्टडीज़ होते हैं, या मैं किताब लिखने का काम करता हूँ। अब वो किताब लिखने का काम आसान थोड़ी होता है, 200 300 किताबें पढ़ना पड़ती है। बहरहाल मैं अपना 4 से 5 तक काम पूरा करता हूँ। असर से मगरिब तक मैं लाजिमन अपना एक्सरसाइज पूरी करता हूँ, रनिंग करता हूँ, जिधर भी रहता हूँ जूता पहन लेता हूँ, दूसरे भी गांव में रहता हूँ वो टाइम जूता पहन लेता हूँ और वो अपना काम कर लेता हूँ। मगरिब को मैं घर को आता हूँ, फिर सारी चीज़ें बंद, फिर अपने घर में तवज्जो देता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, उनके साथ घर में फैमिली इज्तिमा करता हूँ, साथ में खाना खाता हूँ, घर के सारे काम में मुझे करने पड़ते हैं, पिसना लाने के साथ भी, कभी बेटा लाता कभी मैं लाता हूँ। हम बड़े आर्किटेक्ट हैं पर हम ये काम कर लेते। और ख़ास बात ये कि हमको कभी आपने किसी ने, मेरे दोस्तों ने नहीं सुना होगा कि मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास बहुत वक्त होता है। और ये सारे काम, फिर किताबें लिखने, फिर स्पीच करने, फिर बाहर कंट्री के दौरे, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास, और मुझे ऐसा ये इनफैक्ट ये लगता है कि मैं इससे और 10 गुना ज़्यादा काम कर सकता हूँ, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत सिंपल गुण है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये प्रैक्टिस करके देखें। जिस तरह से मैं कर सकता हूँ उस तरह से आप भी कर सकते हैं और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। आप आपके अपने अपने जो काम धंधे उसको अलाइन कीजिए और ये काम कीजिए। लेकिन मैं ये सारी बातें आपको बता क्यों रहा था भाई? मैंने आपका वक्त बचा दिया, मैंने आपको वो आप कमाने धमाने के चक्कर भी थोड़े से कम कर दिया, बहुत सारी मैंने आपको हल्का कर दिया। मैंने आपको हल्का क्यों किया? मैंने आपको हल्का इसलिए किया दोस्तों कि जो मैं बात कह रहा हूँ, आप बोलेंगे फिर वो सोशल काम कब करते हैं? तो मैं हफ्ता इतवार पूरा उसके लिए मुख्तस करता हूँ, भरपूर काम करता हूँ, किधर भी जाना आना जो भी कुछ करना है मैं उसके लिए पूरी तवज्जो देता हूँ। इस तरह से मैं 25% का कोटा पूरा कर लेता हूँ, है ना। अब सबसे अहम जो चीज़ है जिसके लिए हमने आपको यहाँ जमा किया कि आप हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके तरफ कौन ध्यान देगा? कामयाब इंसान वो है जो अपना 25% समय अपने समाज के लिए देता है। मैंने नहीं कहा जितने दुनिया के कामयाब लोग हैं वो इतना ही काम करते हैं। आपने देखा होगा बिल गेट्स कितना कमाया था, 97% उसने लोगों में दान कर दिया ना, 97। अपनी वॉरेन बफेट बहुत बड़े पैसे दिए, अजीम प्रेमजी साहब के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पूरे इंडिया में एक रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो कर रहे हैं और सोसाइटी को दे रहे हैं। और आपको अगर पढ़ना है ना तो बिल क्लिंटन की किताब पढ़िए, गिवर नाम की, बहुत अच्छी किताब लिखी है उन्होंने कहा। और देखिए आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक चीज़ में होगा, देने में होगा। आपने किसी के बर्तन से छीन लिया, आपको बहुत तकलीफ होगी, लेकिन ऐसा है कि आपको बहुत भूख लगी है और आपको बहुत कम खाना है और उसमें से आपने आधा भी दे दिया, तो आपके सेटिस्फेक्शन का आप मियार देखिए। तो इंसान की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई कि जब तक वो देगा नहीं, जब तक वो खुश नहीं होगा। इसलिए, और ख़ास बात यह है कि जिसने जितना दिया उतना बड़ा बना। आप बड़ा बन ही नहीं सकते जब तक कि आप समाज को उसका कंट्रीब्यूशन नहीं लौटाते, है ना। जिसने जितना दिया, देखो तारीख इंसान के तारीख में करोड़ों अरबों लोग आए। क्या वजह इसी है कि यह तारीख ने चंद लोगों को नोट किया। शिंदे साहब, क्या बात थी? बड़े अरबोपति खरबोपति न जाने कौन से पति आए होंगे, लेकिन तारीख ने किसी को नोट करने की ज़रूरत नहीं समझी। नोट उसको किया गया जिसने समाज के लिए कुछ दिया। जिसने जितना ज़्यादा दिया उतना बड़ा बना, जिसने कपड़े भी निकाल के दे दिए वो महात्मा बन गया। यहाँ लेने वाले की कोई कीमत नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ देने वाले की कीमत है, यहाँ भी और वहाँ भी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला समाज के इन बेहतरीन लोगों को समाज के उपयोगी बनाएं। समाज के उपयोगी उस वक्त बनेंगे जब हम अपने अपने झंझटों से फारिग होंगे। तो हम ये झंझटों से फारिग करने का एक आपके सामने एक छोटा सा प्लान रख रहे थे। आप जल्द से जल्द अपने आप को अलाइन कीजिए। आपका समाज इसलिए पीछे है, अब मैं जितनी भी आपको बताया वो सब पॉलिटिकल, ये वो सब सिचुएशन, तो ये इसलिए नहीं है कि वो ऐसे खबीस लोग वहाँ आके बैठ गए। वो इसलिए है कि आप जैसे लोग घर में बैठे हैं।
इसलिए कि बुराई बुरों के शर से नहीं फैलती, इसके ज़िम्मेदार हम हैं। बुराई बुरों के शर से नहीं फैलती, बुराई अच्छों की खामोशी से फैलती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।